आवाज आएगी फिर ज़्यादा क्या होगा। अभी लाइट आने से चला लेंगे, लाइट आना तो और अब चटकनी सा कर देंगे वो भी ठीक। तो देखो, तो ध्यान रखना, एक बार मैं रिकैप करा दूं। PSL 3 प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंप में उत्पन्न, और तीनों में सबसे अधिक गति P की, उससे कम S की और सबसे कम L की। P जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, इसका मतलब ध्वनि तरंग के समान जो होती हैं वो P तरंग होती हैं भूकंप। S तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, या कह सकते हैं प्रकाश तरंगों के समान जो ध्वनि तरंग प्रकाश तरंगों के समान जो भूकंप की तरंगें हैं वो कौन सी हैं? S तरंग। क्लियर। उसके बाद तीसरी है हमारी L तरंगें। L तरंगों की स्पीड सबसे मंद होती है, एक तो ये याद रखना। दूसरा कि ये स्थलीय भाग पर चलती है। स्थलीय भाग पर चलने के कारण ये लंबी दूरी तय करती हैं, और सबसे अधिक विनाश पहुंचाने वाली जो भूकंप की कोई तरंगें हैं मानव जाति को, तो वो कौन सी है? L तरंगें। ठीक है। उसके बाद लिखो, भूकंप के अध्ययन को विज्ञान में सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को विज्ञान में सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी कह रहा हूँ या सिस्मोग्राफ? विज्ञान में तो सिस्मोलॉजी, अध्ययन को कह रहा हूं मैं। भूकंप के अध्ययन को विज्ञान में सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी क्लियर हुआ इतना? भूकंप के अध्ययन को विज्ञान में सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। लिखिए, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। लिख लिया सभी ने? आगे लिख लीजिए, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो इसका पैरामीटर होता है आपका फेरल स्केल। फेरल स्केल एक तो इसका पैरामीटर होता है। एक होता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, और एक इसका पैरामीटर होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। क्लियर? एक तो होता है इसके अंतर्गत फेरल स्केल, और एक कौन सा होता है आपका? एक तो होता है फेरल स्केल, और एक आता है सिस्मोग्राफ के अंतर्गत मर्केली स्केल, और एक आता है इसके अंतर्गत रिक्टर स्केल। लेकिन आज के समय में, आज के वर्तमान समय में रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापी के रूप में अधिक किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो रिक्टर स्केल है ये तो गणितीय विधि पर आधारित है, ये अनुभव विधि पर आधारित है। ठीक है। अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मर्केली स्केल पैमाने पर कितने अंक होते हैं। तो मर्केली स्केल पैमाने पर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता। जबकि रिक्टर स्केल पैमाना, रिक्टर स्केल वो है जो आजकल वर्तमान समय में यूज हो रहा है, जो कि गणितीय विधि पर है। इसका पूछा जा सकता है इसके पैमाने पर कितने अंक होते हैं।
तो ध्यान रखना इसके पैमाने पर 0 से लेकर 10 तक अंक होते हैं रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल के पैमाने। क्लियर? इतना याद रखना है कि मान के चलो ये रिक्टर स्केल है 0, 1, 2, 3, 4। रिक्टर स्केल पैमाने का प्रत्येक अंक कोई सा भी अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 2 गुनी स्पीड रखता है। ध्यान रखना, रिक्टर स्केल पैमाने का कोई सा भी अंक है वो अपने पिछले अंक की तुलना में 2 गुनी स्पीड रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहां समझिए, अगर राजस्थान में 4 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया है राजस्थान में, तो पंजाब में जब भूकंप पंजाब में 5 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि रिक्टर स्केल पर उनका जो अंतर है वो एक ही है, सिर्फ एक ही रिक्टर स्केल का है, लेकिन वास्तव में जितना स्पीड से राजस्थान में भूकंप आया होगा उस स्पीड पंजाब में उसकी दुगनी स्पीड से भूकंप आया होगा। इसका मतलब ये है, एक बार एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं इसी तरीके से। मान के चलो गुजरात में 5 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया और 5 और मध्य प्रदेश में आया 4 का, तो यहाँ पर रिक्टर स्केल पे तो एक ही का अंतर है, लेकिन इनकी गति में जहां धरती हिली होगी वहां पे 2 गुनी स्पीड का अंतर होगा। जैसे मैंने अभी बताया, रिक्टर स्केल पैमाने पर अब कोई भी अंक, जैसे मान के चलो 5, तो 5 का आया है गुजरात में भूकंप, जबकि मध्य प्रदेश में आया है 4 रिक्टर स्केल का, तो कोई भी अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 2 गुनी स्पीड रखता है। मतलब कि जहां 4 रिक्टर स्केल का तीव्रता का भूकंप आया है और जहां 5 का आया है, भले ही रिक्टर स्केल पर 1 का अंतर हो, लेकिन दोनों स्थानों के बीच में डबल अंतर होगा। जैसे कि गुजरात में 5 का आया है, मध्य प्रदेश में 4 रिक्टर स्केल का आया। ठीक, अब रिक्टर स्केल में तो 1 का ही अंतर है, लेकिन उनकी धरती जब हिली होगी उसमें मध्य प्रदेश से दुगनी स्पीड से हिली होगी गुजरात में। इसका मतलब ये है, जो कि मैंने एक परिभाषा में भी बताया, कि रिक्टर स्केल पैमाने का अपना कोई भी अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 2 गुनी स्पीड व्यक्त करता है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, समान भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। समान भूकंप वाले क्षेत्रों को समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। लिख लिया सभी ने? जिसको अंग्रेजी में आइसोसिस्मल कहते हैं, आइसोसिस्मल। जैसे कि किस प्रकार से देखिए, मान के चलो यहाँ पे गुजरात है ना, यहाँ पे मान के चलो गुजरात है, यहाँ पे 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया है। यहाँ पे मान के चलो क्या है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर भी 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया है। यहाँ पे मान के चलो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मान के चलो यहाँ भी 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। तो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, ये जो रेखा है, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, इधर मान के चलिए महाराष्ट्र है, तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा, या फिर इंग्लिश में आइसोसिस्मल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इस तरीके का भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखो, पृथ्वी पर एक साथ भूकंप से प्रभावित स्थानों को, पृथ्वी पर एक साथ भूकंप से प्रभावित इलाकों को
पृथ्वी पर एक साथ भूकंप से प्रभावित इलाकों को पृथ्वी पर एक साथ भूकंप से प्रभावित इलाकों को या स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। होमोसिस्मल लाइन, इसे तो कहते हैं आइसोसिस्मल, इसे तो कहते हैं आइसोसिस्मल। ठीक है, ठीक। और अभी जो मैंने बताया पृथ्वी पर एक साथ भूकंप से प्रभावित इलाकों को या स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। जैसे कि मतलब एक साथ जो इलाका प्रभावित हुआ, मान के चलो यहाँ राजस्थान में आ गया, फिर इधर मध्य प्रदेश में आ गया, फिर इधर छत्तीसगढ़ में आ गया, और अगर हम इसकी बात करें तो इधर महाराष्ट्र में आ गया। तो अब की बार समान स्पीड नहीं है, अब की बार है एक साथ भूकंप जहां जहां आया है। एक बार मोटी भाषा में समझ लें, अब की बार समान स्पीड नहीं है, पहले तो समान स्पीड थी रिक्टर स्केल पर, उनको मिलाने वाली रेखा को तो कहते हैं आइसोसिस्मल या फिर समभूकंप रेखा। और ये वो स्थान है जो पृथ्वी पर एक साथ जहां भूकंप आया है और भूकंप आने के साथ उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, जैसे कि गुजरात, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर तुम्हारा छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल लाइन। इन्हें ध्यान रखना, इनको कहते हैं होमोसिस्मल लाइन, मतलब लिख सकते हैं HOMO, होमोसिस्मल लाइन, SEIS, सिस्मल MAL, होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। इन्हें होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। ऊपर वाली को क्या कहते थे? समान भूकंप तीव्रता ही जिनकी, आइसोसिस्मल लाइन। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अब क्वेश्चन लिखिए, भूकंप की दृष्टि से भारत में दो अति संवेदनशील क्षेत्र, मतलब ऐसे दो क्षेत्र बताओ भारत में जो सबसे ज्यादा अति संवेदनशील है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है भारत को, वह क्षेत्र। भूकंप की दृष्टि से भारत के दो अति संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील का मतलब है जो हॉटस्पॉट हैं, जहां पर मतलब ज्यादा भूकंप आता है। तो ध्यान देना है, दो हॉटस्पॉट कौन से हैं? एक तो हिमालय, हिमालय का पूरा हिस्सा, हिमालय व गुजरात, इधर गुजरात, कच्छ वाला क्षेत्र, ये वाला कच्छ वाला क्षेत्र, ये कच्छ वाला क्षेत्र, ये दो अति संवेदनशील क्षेत्र। यहाँ पर भूकंप जो आता है 9 से 10 रिक्टर स्केल की तीव्रता का आता है। कहाँ पाने का? हिमालय और गुजरात, ये दो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप आता है 9 से लेकर 10 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। यहाँ पर इतने संवेदनशील क्षेत्र हैं। ये आया समझ में? एक बार फिर से देख लें, भारत में भूकंप की दृष्टि से दो अति संवेदनशील क्षेत्र कौन से? एक तो ये हिमालय का इलाका, अगर मोटे हिसाब से समझना है तो इतना समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का उत्तर पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए अभी, और यहाँ से लेते चलिए बॉर्डर सटा हुआ नेपाल और इधर सिक्किम, भूटान और पूर्वोत्तर के सारे राज्य, ये होता है हमारा पूर्वोत्तर। इसे कहते हैं पूर्वोत्तर, और इसमें राज्यों की संख्या आती है आपकी 7। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर में राज्यों की संख्या कितनी है? कई बार पूछना ले 7। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम,
उसके बाद मेघालय, इधर आओगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर में कई बार पूछ ली जाती है। तो एक तो ये वाला पूरा इलाका और ये वाला पूरा इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी पंजाब, यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आता है और सबसे अधिक अति संवेदनशील क्षेत्र है। मतलब कि हॉटस्पॉट, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा भूकंप। उसके बाद इसके अलावा दूसरा कौन सा बताया? एक तो हिमालय बताया, एक बताया मैंने गुजरात। गुजरात में भी अगर पूछे कौन सा है तो ये है कच्छ का क्षेत्र। गुजरात में भी कच्छ का क्षेत्र है जहां सबसे अधिक भूकंप आता है और ये भूकंप जोन 5 में रखे जाते हैं। मतलब कि भूकंप जोन 5 में आता है ये क्षेत्र भारत के हिसाब से। और भूकंप जोन 5 जो होते हैं ना, उसका मतलब है कि अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है भूकंप जोन 5 में। ये जो आता है, ये जो क्षेत्र है भूकंप जोन 5 में। क्लियर हुआ इतना? अरे लिख लिया। उत्तर प्रदेश के हिसाब से देख लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर कोई परीक्षा दे रहे होंगे ना, तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन तो पूछ लिए जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश हमारा, देखो ये उत्तर प्रदेश है पूरा। उत्तर प्रदेश 2 भूकंप जोन में है जो हमारे आ रहा है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्योंकि हम यूपी के हैं और यूपी की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है। हालांकि ध्यान रखना है, भारत को कितने भूकंप जोन क्षेत्र में बांटा गया है? 5। लिख रखा हो तो ठीक है, ना लिखा हो तो इसे जरूर लिखें। भारत को 5 भूकंप जोन क्षेत्र में बांटा गया है। कितने भूकंप जोन क्षेत्र में? 5। भारत को 5 भूकंप जोन क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, भारत को कितने भूकंप जोन क्षेत्र में बांटा गया है? 5। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत को कितने भूकंप जोन क्षेत्र में बांटा गया है। अरे कितने में बांटा गया? 5। अब हमें यूपी पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश किस जोन में आ रहा है। कई बार वो यूपी से पूछेगा। तो देखो यूपी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसको हम कहते हैं वेस्ट यूपी, WEST, वेस्ट यूपी, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तो आता भूकंप जोन, ये तो आता भूकंप जोन 4 में। भारत का जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वाला, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये हिस्सा बदायूं तक का, बुलंदशहर, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, ये सब, ठीक, ये तो भूकंप जोन 4 में आता। एक भारत, ये फिर आगे का सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, इसमें एक तो मिडिल आ जाएगा, मिडिल उत्तर प्रदेश, एक तो मिडिल उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, लखनऊ साइड वाला। हाँ, लखनऊ साइड वाला इलाका एक तो मिडिल उत्तर प्रदेश। उसके बाद दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब कि साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, मतलब कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला मतलब टोटल आगे का। एक तो मिडिल उत्तर प्रदेश, मध्य का उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, हमें यूपी से बस ये 2 ही पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने, जिससे कि एग्जाम में बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पूछा जा सकता है। ये भी इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि कोई डीपली क्वेश्चन ना पूछ ले। ऐसा यूपी से तो पूछ सकता है अगर यूपी का एग्जाम देना। वेस्ट यूपी, जिसमें हम लोग आ रहे हैं, वो तो आता है तुम्हारा भूकंप जोन 4 में, ठीक। और एक मिडिल उत्तर प्रदेश, मिडिल मतलब मध्य वाला उत्तर प्रदेश, और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, मतलब कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला पूरा इलाका। आधे यहाँ से ले लो, आगे पूरे का, लखनऊ से आगे वाला सारा इलाका, ये मान के चलो मोटी भाषा में। मिडिल उत्तर प्रदेश और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, ये आता भूकंप जोन 3 में। पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन, भूकंप जोन 3। ये दोनों क्लियर कर लो, नोट करके लिख लो। इसे लिख लिया हो तो ठीक है, ना तो नोट करके लिखो, क्योंकि बात यूपी की है तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा।
भूकंप जोन की दृष्टि से, ऐसा लिखो, भूकंप जोन की दृष्टि से भूकंप जोन की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जोन 4 में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जोन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है। लिया भाई। और मध्य उत्तर प्रदेश व दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, और मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब कि मोटी भाषा में समझिए मिडिल उत्तर प्रदेश और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश। क्या लिखा? और मध्य उत्तर प्रदेश व दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश लिख लिया। भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आता है। लिख लिया अभी सभी ने? लिख लिया। देखो अभी यहाँ से मोटा सा क्या, बस मोटा जानकारी लेनी है। देखो भूकंप जोन 5 की जो तीव्रता होती है ना, रिक्टर स्केल की, वो कितनी होती है? 5 के अंतर्गत जो जगह आती हैं 9 से 10 तीव्रता के भूकंप आते हैं। अपने आप में बहुत भयावह स्थिति होती है वहां पर। और ये 2 ही क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय और गुजरात। लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो भूकंप जोन 4 में जो आता है ना, तो वो लगा लो आप 8 से 9 के बीच का भूकंप तीव्रता का भूकंप आता है। 8 से 9 के बीच 4 में भी, जिसमें हम लोग आते हैं वेस्ट यूपी वाले। उसके बाद अगर भूकंप जोन 3 की बात करें तो 7 से 8 के बीच का भूकंप तीव्रता का भूकंप आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश भूकंप जोन 3 में। ये मैंने इसलिए बताया है जिससे कि मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के बारे में तो स्पेशल मालूम होना चाहिए क्या है, पूछा जा सकता है। अभी हमने इंडिया लेवल पर भूकंप पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन यूपी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जोन के किस क्षेत्र में आता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जोन के भूकंप जोन 4 में आता है, ठीक। और जबकि मध्य वाला उत्तर प्रदेश, मध्य वाला मतलब कि लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, कन्नौज, ये वाला इलाका आसपास का, ये आता किसके अंतर्गत? ये 3 के अंतर्गत। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो आगे का उत्तर प्रदेश है ना, जिसे हम दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं या साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, वो किसके अंतर्गत? वो भी 3 के अंतर्गत आता है। तो इतना कम से कम हमें याद रख के चलना। क्लियर हुआ इतना? चलो।